हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे सीईटी के लिए, उसका सेट नंबर है 28 और ये है हरियाणा फील्ड इंस्पेक्टर का। ये 2017 में हुआ था। ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वृहद प्रदेश के लंबी अवधि की मौसम परिस्थितियों और उसके बदलाव के कुल जोड़ को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जलवायु। देखो भाई, इसके अनुसार लंबे समय तक किसी स्थान की वायुमंडलीय अवस्थाओं, तापमान, वायु दाब, आर्द्रता, वर्षा, हवा के कुल योग को जलवायु कहते हैं। तो जलवायु किसी स्थान की जो कोई विशेष स्थान है उसकी दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के विवरण को सम्मिलित करती है। मतलब किसी भी स्थान का अगर हम लंबे समय तक, ये नहीं कि 1-2 महीने के लिए, लंबे समय तक उसकी मौसमी अवस्थाओं की विवरण देखेंगे कि वहाँ पर कैसा मौसम है, कितने, तो मौसमी दशाओं के विवरण को सम्मिलित करती है। दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के विवरण को सम्मिलित करती है जलवायु किसी भी प्रदेश में। निम्न में से किसने भारत के स्थानीय स्वशासन प्रस्तुत किया था? निम्न में से किसने भारत का स्थानीय स्वशासन प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। 1880 में लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय बन कराया था। तो लॉर्ड रिपन 1880 में भारत का वायसराय बन कराया था। अपने सुधार कार्यों के अंतर्गत लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था कि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा रखा था। और ये जो लॉर्ड रिपन था, इसने समाचार पत्रों का जो ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, ये 1882 में समाप्त कर दिया था। इसके कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य था स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करना। तो स्थानीय स्वशासन किसने शुरू किया था? लॉर्ड रिपन ने। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1882 में लॉर्ड रिपन ने ही समाप्त किया था। वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व क्या है? तो गैसीय मूल तत्व पूछ रखा है इसमें, तो क्या है? नाइट्रोजन। तो देखो भाई, पृथ्वी को घेरे हुए जितने स्थान में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी को घेरे हुए जितने स्थान में वायु रहती है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। और वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। तो नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78% है भाई, 78%। 78% क्या है? नाइट्रोजन है। और 21% ऑक्सीजन है। 0.93% आर्गन है। और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। तथा हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियोन और जेनॉन सबसे मतलब कम मात्रा में है। तो जेनॉन सबसे कम मात्रा में है। देखो एक बार दोबारा से देख लो। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियोन, जेनॉन ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन आता रहता है भाई। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियोन, जेनॉन ये थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो कौन सी नदी है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी यह दिल्ली आगरा से होती हुई इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। तो यमुना नदी दिल्ली, हरियाणा से दिल्ली में और बाद में आगरा होती हुई इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुनानगर जिले में हरियाणा, और हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? यमुनानगर जिले में प्रवेश करती है। और जो करनाल, पानीपत, सोनीपत और फिर फरीदाबाद में बहती हुई जो हसनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये भी पूछ लेंगे कहाँ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? हसनपुर से। यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच पूर्वी सीमा बनाती है। तो देखो एक क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन बन गए। निम्न में से कौन सा जलवायु विषयक नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो कौन सा है? अक्षांश। विषुववृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी में केंद्र पर बनता है। विषुववृत्त 0 डिग्री अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। पृथ्वी के किसी स्थान से सूर्य की ऊंचाई उस स्थान के अक्षांश पर निर्भर करती है।
जो कि जलवायु निर्धारण या नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। तो देखो भी जलवायु विषयक नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? अक्षांश। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है 5 साल के बाद। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है 5 साल बाद। भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। तो ये पूछ लें कि देश का प्रथम नागरिक कौन है, तो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो देश के प्रथम नागरिक होते हैं। और जिसका चुनाव 5 वर्ष पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो देखो, अगर इनका चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति का चुनाव। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। हरियाणा के लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो हरियाणा में लोकसभा के सीटों की कुल संख्या है 10। कितनी है? लोकसभा की कुल सीटों की संख्या है 10 और इसमें से 2 एससी रिजर्व हैं, अंबाला और सिरसा एससी रिजर्व हैं। और ये कौन कौन सी सीट हैं ये देख लो, अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, फरीदाबाद और गुरुग्राम। महेंद्रगढ़ भिवानी में ही आता है भाई। और 2 एससी रिजर्व कौन सी हैं? सिरसा और अंबाला। और राज्यसभा की 5 सीटें हैं हरियाणा में और विधानसभा की 90 हैं और विधानसभा में 17 एससी रिजर्व हैं। अफगानिस्तान की राजधानी है, तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। और इसकी मुद्रा क्या है? अफगानी इसकी मुद्रा है। बांध में संग्रहित पानी में ऊर्जा होती है, तो बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थैतिक ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को अक्षैतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमाने की ऊर्जा कैसी ऊर्जा होती है? स्थितिक ऊर्जा होती है। पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? तो पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? यादवेंद्र गार्डन है। यह पंचकुला में स्थित है। पटियाला राजवंश के जो शासक थे ना, उन्होंने इसका निर्माण किया था। और कौन सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। ये यादवेंद्र गार्डन नाम पटियाला के महाराज यादवेंद्र सिंह के नाम पर रखा गया है। तो पटियाला के जो महाराज थे उनके नाम पर यादवेंद्र सिंह जो थे उनके नाम पर यादवेंद्र गार्डन रखा है। और 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया था। और ये कहाँ है? पिंजौर में है। पिंजौर में स्थित यादवेंद्र गार्डन। निम्न में से किसे धूप विटामिन कहते हैं? तो किसे? विटामिन डी को ये धूप विटामिन कहते हैं। और विटामिन डी वसा में घुलनशील प्रो हार्मोन्स का एक समूह होता है। त्वचा जब धूप के संपर्क में आती है तो शरीर में विटामिन डी निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है, इसीलिए इसे धूप विटामिन कहते हैं। यह मछलियों में भी पाया जाता है। विटामिन डी की मदद से कैल्शियम को शरीर में बनाए रखने में मदद मिलती है। तो धूप विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को। बाल दिवस इस दिन मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। और भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और 14 नवंबर को मधुमेह दिवस भी है। तो 14 नवंबर को मधुमेह दिवस भी है। क्या है? मधुमेह दिवस। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का एक समूह है जिसकी उत्पत्ति पेनिसिलियम फंगी से हुआ है। इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने।
पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस स्थान को दिया गया है? तो ये दिया गया है पेहोवा को। महाभारत में पेहोवा का उल्लेख पृथुदक के नाम से हुआ है, क्योंकि इसी जगह पर दयालु प्रियु ने अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की थी। यही कारण है कि पेहोवा पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए प्रमुख स्थान माना गया है। तो पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व पेहोवा को है। वायु प्रदूषण के कारण होने वाले कारों के द्वारा उत्सर्जित प्रमुख गैस कौन सी है? तो वायु प्रदूषण के कारण होने वाले कारों के द्वारा उत्सर्जित प्रमुख गैस कौन सी है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषण वातावरण में रसायनों, सूक्ष्म पदार्थ, जैविक पदार्थ और मानव की भूमिका है। तो देखो, कल कारखानों से निकलने वाले विषैले धुएं और विषम धातुएं जैसे जस्ता, कैडमियम और तांबा भी हैं। जंतुओं और पर्यावरण को ये नुकसान पहुंचाती है। गैस कारों के द्वारा उत्सर्जित कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार कौन सी गैस उत्सर्जित करती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इसके अलावा कल कारखानों से निकलने वाले विषैले धुएं और ये भी जस्ता, कैडमियम, ये भी क्या हैं? वायु को प्रदूषित करते हैं। तो कारों द्वारा कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। उच्च रक्तचाप इसे कहते हैं। तो उच्च रक्तचाप किसे कहते हैं? उच्च रक्तचाप से क्या होगा? हृदय गति में बढ़ावा आएगा। देखो, जब शरीर में रक्त संचार बहुत तेज हो जाता है तो इसे उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और इसके लगातार बढ़ने से क्या होगा? हार्ट फेल होने की संभावना भी हो जाती है। हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना का अर्थ क्या होगा? खुशामद करना। प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में पूरी की जाती है। प्रकाश वर्ष दूरी लंबाई की मापन इकाई है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी की मापन इकाई है। 1 पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। तो 1 पारसेक किसके बराबर है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित हुआ है? तो हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा में स्थापित हुआ है। कहाँ? कुंजपुरा में स्थापित हुआ है पहला सैनिक स्कूल। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह मत इनसे संबंधित है। तो किससे संबंधित है? अराजकवादी से। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह मत अराजकवादी से संबंधित है। भारत के उपराष्ट्रपति को इनके द्वारा चुना जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा। तो भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य चुनते हैं। हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? तो घर से प्रस्थान करने का सूचक है। किसका सूचक है? घर से प्रस्थान करने का सूचक है। यह कथन जो कहता है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, यह इनका आरोपण है। तो यह किनका आरोपण है? आदर्शवादी का आरोपण है। हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? तो ये है ब्रह्म सरोवर। इसके बारे में मैंने 5-6 मिनट की वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छे से समझा रखा है, वहां जाके आप देख लेना। यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? तो किस जिले की सीमा नहीं लगती? यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? तो ये रोहतक की सीमा नहीं लगती। अरिस्टोटल के अनुसार, तो अरिस्टोटल के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। क्या है? राज्य एक, अरिस्टोटल के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। शहर राज्य यह शब्द सामान्यतः इससे संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? प्राचीन ग्रीस से। IAS का पूर्ण विस्तार है। तो क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है साइकिल उद्योग के लिए।
किस उद्योग के लिए? साइकिल उद्योग के लिए। सोनीपत देश के अग्रणी साइकिल निर्माताओं में से एक है। इसके अतिरिक्त अन्य उद्योग भी हैं। मशीनी उपकरण, सूती वस्त्र, हौजरी, शक्कर, इस्पात, सिलाई मशीन के पुर्जे, परिवहन उपकरण तथा पुर्जे, कालीन, हथकरघा वस्त्र और हस्तशिल्प में ये भी यहाँ पे मिलती हैं। तो मेन क्या है, सोनीपत नगर में ये साइकिल का ही पूछते हैं भाई ज़्यादातर। श्रीनिवास रामानुजम एक महान डैश थे। तो क्या थे? एक गणितज्ञ थे। श्रीनिवास रामानुजम एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। इन्हें आधुनिक काल के महान गणितज्ञ विचारकों में गिना जाता है। इन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिया था। तो श्रीनिवास रामानुजन क्या थे? एक महान गणितज्ञ थे। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी? तो हरियाणा के गुरुग्राम में सबसे पहले मेट्रो पहुंची थी। 14 नवंबर 2013 को मेट्रो पहुंची थी सर्वप्रथम गुरुग्राम में, 14 नवंबर 2013 को। तो सबसे पहले गुरुग्राम में मेट्रो आई थी 14 नवंबर 2013 को। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को किस स्थान पर दिया था? तो किस स्थान पर दिया था? ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में। यह एक हिंदू तीर्थ स्थान है जो कुरुक्षेत्र पेहोवा मार्ग पर थानेसर से 5 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो देखो भाई किस मार्ग पर है? कुरुक्षेत्र पेहोवा मार्ग पर है। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र पेहोवा मार्ग पर स्थित है और थानेसर से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और ज्योति का अर्थ है प्रकाश तथा सर का अर्थ है तालाब। तो ज्योति का क्या अर्थ है? प्रकाश, और सर का अर्थ है तालाब। तो अर्जुन को कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था? ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में। कौन से जलवायु कटिबंध में वर्षा कम, अति अस्थिर और अविश्वसनीय होती है? तो कौन से कटिबंध में? मध्य अक्षांश पश्चिमी महाद्वीपीय मात्रा। मध्य अक्षांश पश्चिमी महाद्वीपीय मात्रा में वर्षा कम और अस्थिर और अविश्वसनीय होती है। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था राजा हर्षवर्धन के द्वारा। स्थानेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में थानेश्वर नामक स्थान पर स्थित है। यही वह मंदिर है जहां पांडवों ने भगवान शिव की आराधना कर महाभारत युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। इस मंदिर का निर्माण पुष्यभूति वंश ने करवाया था, लेकिन इस मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया था? हर्षवर्धन ने। तो पुनः निर्माण राजा हर्षवर्धन ने करवाया था और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यभूति वंश ने। तो स्थानेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण राजा हर्षवर्धन ने और निर्माण पुष्यभूति वंश ने करवाया था। महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट विजय प्राप्त की थी वो थी संतोष यादव। किस प्रकार की जलवायु वर्गीकरण योजना वनस्पति पैटर्न को प्रमुख घटक के रूप में उपयोग करती है? तो ये करती है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण था ना वो। देखो सबसे अधिक प्रयोगनीय मौसमी वर्गीकरण है। इसका विकास जर्मन मौसमवेत्ता कोपेन थे, उन्होंने 1900 में किया था। तो ये कोपेन कहाँ के थे? जर्मनी के। और कब किया था उन्होंने? 1900 में। इसके बाद उन्होंने इसमें 1918 1936 में ऐसे बदलाव किए थे। इस वर्गीकरण का आधार यह है कि स्थानीय वनस्पति ही मौसम की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है, अतः मौसम के क्षेत्रों की सीमाएं वनस्पति क्षेत्रों को ध्यान में रखकर की गई हैं। तो देखो भाई ये क्या बता रहे हैं कि स्थानीय वनस्पति ही मौसम की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। जो स्थान की वनस्पति होगी ना वही बता देगी कि यहाँ पे कैसा मौसम था। पेड़ों के अकॉर्डिंग ही पता चल जाएगा यहाँ कैसी जलवायु है, कैसे मतलब जैसे पहाड़ों में कैसे पेड़ मिलेंगे, रेगिस्तान में कैसी वनस्पति मिलेगी, वहाँ की स्थानीय जो वनस्पति ही है ना वही बता देगी वहाँ की जलवायु के बारे में। तो कोपेन ने ये वर्गीकरण किया था और ये 1900 में ये वर्गीकरण ये जो है कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का दिया था और ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे।
लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है? तो लाखन माजरा में है मंजी साहब गुरुद्वारा। लाखन माजरा गांव में है मंजी साहिब। और लाखन माजरा कहाँ पड़ता है? रोहतक में। बुनकरों का शहर के रूप में कौन सा नगर विख्यात है? तो बुनकरों के शहर के रूप में पानीपत है। पानीपत को बुनकरों का शहर बोला जाता है। स्थायी उपभोग की संकल्पना इसने प्रस्तुत की? तो स्थायी उपभोग की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? मिल्टन फ्रीडमैन ने। किसने? स्थायी उपभोग की संकल्पना मिल्टन फ्रीडमैन ने। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है? तो राष्ट्रीय NDRI करनाल में स्थित है। इस संस्थान को वर्ष 1989 में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। देखो भाई, NDRI पहले कहाँ था? पहले था ये बेंगलुरु में 1923 में। और 1955 में इसको कहाँ ले आए थे? करनाल में ले आए थे। तो राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है? तो ये है करनाल में। और 1923 में ये कहाँ था? बेंगलुरु में था। और 1955 में इसको करनाल में ले आए थे। हरियाणा वाले ND हैं तो NDRI को कहाँ ले आए थे? करनाल में। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ था? तो प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ? कुरुक्षेत्र में। और कब? 1956 में कुरुक्षेत्र में स्थापित हुआ था। और सबसे पहले ना इसमें संस्कृत विभाग की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन भी रहता है, सबसे पहले कौन से विभाग की स्थापना की थी? संस्कृत विभाग की। और हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में? कुरुक्षेत्र में। और कब? 1956 में। 1956 में। पैसे की अनिश्चित मांग इससे प्रतिलोमतः संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ब्याज दर पर। ब्याज दर पर पैसे की अनिश्चित मांग इससे प्रतिलोमतः संबंधित है, तो ब्याज दर से। भारत के इस महाकाव्य में भगवत गीता का समावेश है। किसका समावेश है? महाभारत में भगवत गीता का समावेश है। कान्नौड़ का किला किस नगर में स्थित है? तो कान्नौड़ का किला है महेंद्रगढ़ में। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मेवात है। हरियाणा की साक्षरता दर टोटल कितनी है? 75.55। हरियाणा की टोटल कितनी है साक्षरता दर? 75.55 है। और पुरुषों की पूछें तो 84.4 है। और महिलाओं की 65.94 है। तो 65.94 मतलब ये लगा लो कि 66 लगा लो। तो पुरुषों की कितनी है? 84 और महिलाओं की कितनी है? 66। और हरियाणा की टोटल कितनी है? 75.55। तो अगर 75 और क्षेत्र है तो इसमें क्षेत्र करना होगा। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गुरुग्राम। 84.69 है। तो ये लगा लो कि भाई इसकी भी 85 होगी, तो 84.69 है। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है मेवात, 54.8%। तो अगर 54-55 होंगे तो हमें 55 करना होगा। पुरुष साक्षरता में सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता कहाँ है? रेवाड़ी में 91.4% है। तो देखो ये 91.4% है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वो मेवात में है। और सबसे कम साक्षरता भी मेवात में ही है। तो देखो भाई सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मेवात है। और अगर ये पूछें पुरुष सबसे कम पढ़े लिखे, वो भी मेवात में हैं। और हरियाणा की ऑल ओवर साक्षरता दर कितनी है? 75.55 है। और पुरुषों की पूछें तो 84.4 है। तो ये लगा लो 55 हरियाणा की टोटल है 75.55, तो 76 लगा लो। इसमें से पुरुषों की पूछें तो ये होगी 84.4, महिलाओं की 65.94, 66 लगा लो। सर्वाधिक साक्षरता किस जिले में है? गुरुग्राम में। सबसे कम किस में है? मेवात में। और सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़े लिखे कहाँ हैं? रेवाड़ी में। काब डगलस के उत्पादन कार्य में कारक प्रतिस्थापन का लचीलापन इसके बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है? तो यह है गुरुग्राम जिले में सुल्तानपुर पक्षी विहार। और यहाँ लगभग 250 प्रजातियां पक्षियों की आती हैं। साइबेरियन सारस भी आते हैं।
तो सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है? गुरुग्राम में। और ये जो सलीम अली जो पक्षी वैज्ञानिक थे ना, उनके प्रयासों से इसको ये पक्षी विहार बना था। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ था? तो ये हुआ था करनाल में। कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष मिशन विशेषज्ञ थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कल्पना चावला। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान में मारे गए 7 यात्री सदस्यों में से एक थी। तो जब वो दूसरी बार अंतरिक्ष यान में गई थी तो कौन सा यान गया था? कोलंबिया अंतरिक्ष यान। और कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था? 1962 में करनाल जिले में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? करनाल जिले में। यदि एक अल्पाधिकारी अपना दाम कम करता है तो उसके प्रतियोगी भी वही करेंगे, यह इसकी मूल धारणा है। तो यह किसकी मूल धारणा है? ऐंठा हुआ मांग वक्र। ऐंठा हुआ मांग वक्र इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है भाई। दिए गए विकल्प चुनिए जो और तीनों समूह से संबंधित नहीं है, मतलब ये चारों में से एक अलग है। तो अर्जुन, भीम, सहदेव, दुर्योधन। तो इसमें से क्या आएगा? दुर्योधन। क्लोरीन, ऑक्सीजन, लोहा और हाइड्रोजन। इसमें से क्या आएगा? लोहा। लोहा ठोस अवस्था में पाया जाता है और ये बाकी ये है ना तीनों, ये गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं और लोहा ठोस अवस्था में पाया जाता है। आदि मानव ने पहले क्या सीखा था? तो आग उत्पन्न करना सीखा था। आदि मानव ने क्या सीखा था? आदि मानव ने मध्य पुरापाषाण काल में आग प्रज्वलित करना सीख लिया था और मध्य पुरापाषाण काल में पशुपालन सीखा था। तो मध्य पुरापाषाण काल के अंत में तो आग जलाना सीख लिया था और फिर मध्य पुरापाषाण काल में पशुपालन भी सीख लिया था। पहिया बनाना आदि मानव ने नवपाषाण काल में सीखा था। तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में और मध्य पुरापाषाण काल में आग उत्पन्न करना सीख लिया था। सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है साहित्य के लिए। सर्वोच्च पुरस्कार है ये, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सूर्य सम्मान, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? तो ये है यमुनानगर में। पुराणाश्मी मनुष्य का जीवन निर्वाह इससे होता था। तो पुराणाश्मी मनुष्य का जीवन किससे निर्वाह होता था? मछुआही। किससे होता था? शिकार, मछली पकड़ना, अन्न संग्रहण द्वारा होता था। तो क्या आएगा? मछुआही। यह आएगा भाई पहला, दूसरा और चौथा। पहला शिकार करते थे, मछुआही और अन्न संग्रहण। पुराणाश्मी मनुष्य खेती नहीं करते थे, तो यह आएगा शिकार, मछुआही और अन्न संग्रहण। क्या करते थे? शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे और अन्न संग्रहण करते थे। तो इसका ये आएगा। बाकी तीनों से अलग है उसको चुनिए। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा मुंह। ये तीनों दिशाएं हैं, ये इनसे अलग हैं। वर्ग, समचतुर्भुज, त्रिकोण, समानांतर चतुर्भुज। तो इसमें क्या आएगा? त्रिकोण। माँ, भाई, पिता, भतीजा। तो इसका आएगा भतीजा। निम्न में से किस तरह से हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई जाती है? तो नगर आयोजन ये आएगा मोहर। निम्न में से किस तरह से हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई जाती है? तो मोहर पाई गई थी। वो 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में प्राप्त मिट्टी की मोहर से हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई जाती है। तो कैसी मोहरें पाई गई थी? मिट्टी की मोहरों से सारे स्थलों में समानता पाई जाती है। डोसी तीर्थ किस जिले में स्थित है? तो डोसी तीर्थ महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। यह अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों में स्थित है और चमन ऋषि ने यहाँ
7,000 साल तक तपस्या की थी, तो इसीलिए उनको उनकी तपस्थली भी माना जाता है। डोसी तीर्थ किस स्थान पर है, तो महेंद्रगढ़ में। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं, तो ये कहाँ खोजे गए हैं, पंजाब और हरियाणा में। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ मिले हैं, मतलब खोजे गए हैं, पंजाब और हरियाणा में। 1947 तक केवल 40 बस्तियों का ही पता चल पाया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1400 बस्तियां खोजी जा चुकी हैं, जिनमें से 925 बस्तियां भारत में और 475 बस्तियां पाकिस्तान में हैं। तो 925 बस्तियां भारत में और 475 बस्तियां पाकिस्तान में हैं। अधिकतम बस्तियों का संकेंद्रण घग्गर अकड़ा लाइन पर है। घग्गर बस्तियों का केंद्र कहाँ है, घग्गर आंकड़ा लाइन पर है। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं, पंजाब और हरियाणा में। हरियाणा के बनावली व राखीगढ़ी महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल हैं। तो हरियाणा में भी कहाँ मुख्य स्थल हैं, बनावली और राखीगढ़ी, और ये कहाँ पड़ते हैं, हिसार में। चंद्रमा, चंद्रमा का क्या होगा, समान अर्थ को देने वाले शब्द को चुनिए। समान अर्थ, तो चंद्रमा का क्या होगा, शशि, समान अर्थ देने वाले। तालाब का क्या होगा, तो तालाब का होगा तड़ाग। इनके विरोधार्थक पद चुनकर लिखिए। तो राग का क्या होगा, राग का होगा द्वेष। स्वाधीन का क्या होगा, स्वाधीन का होगा पराधीन। 1/2 को हिंदी में क्या पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं 1.5। भाई बहन डैश में समास है, तो भाई बहन में कौन सा समास है, ये होगा द्वंद्व समास। देखो जहाँ भाई और बहन, भाई और बहन और ये योजक चिन्ह आ जाए ना, तो वहाँ कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। इनमें व्याकरण शुद्ध वाक्य है, तो इनमें व्याकरण शुद्ध वाक्य कौन सा है, राम ने रोटी खाई, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी पढ़ लेना, बाकी शुद्ध नहीं है। राम ने रोटी खाई ये शुद्ध है। नीचे दिए गए शब्दों में विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए। तो ये क्या होगा, विंध्या, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये तो है नदियाँ, और ये विंध्याचल क्या है, ये पहाड़ है। माता शब्द का बहुवचन रूप है, तो माता शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, माताएं, क्या होगा, माताएं। सही विभक्ति प्रत्यय चुनकर खाली जगह भरिए, तो ये क्या आएगा, खाली जगह भरिए की। सही मोहन की बहन सरला है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा भी, तो इसमें आएगा जैसे कोई भी शब्द दे दिया, मोहन की, मोहन दे दिया, की नहीं लगाया, बहन सरला है, मोहन बहन सरला है ये दे दिया, तो उसमें क्या आएगा, मोहन की बहन सरला है। धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और ये टेस्ट सीरीज जो है 78 क्वेश्चन पेपर प्रीवियस के हैं, जो ये जारी रहेगी। 2 क्वेश्चन पेपर हर रोज करवा रहे हैं, तो ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो।